भारत में शायद ही कोई ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा जिसके सामने छोटा या बड़ा प्रोटेस्ट ना हुआ हो। आज हम उसी एक प्रोटेस्ट की बात करेंगे जो केरला में पिछले कई सालों से चल रहा है। प्रोटेस्ट का मेन रीज़न है वहाँ का एक एम्बिशियस रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट जिसका नाम है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। वैसे तो ये प्रोजेक्ट राज्य में करीब 61,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। फिर भी राज्य के लोकल पॉलिटिकल लीडर्स और सिटीजन आउटफिट्स पिछले कई सालों से इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में केरला के कुछ ऑपोजिशन एमपीज़ ने एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें उन्होंने ये कहते हुए इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज़ किया था कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल स्कैम इन द मेकिंग है। उनका मानना ये है कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट के कारण राज्य की फाइनेंशियल सिचुएशंस बिगड़ सकती है और राज्य फ्यूचर में एक डेब्ट ट्रैप में फंस सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के कुछ फीचर्स के बारे में। अगर आप केरला का ज्योग्राफिकल मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केरला स्टेट एक नैरो वर्टिकल स्ट्रिप जैसा है, यानी राज्य के नॉर्थ साउथ टिप को किसी हाई स्पीड रेल के साथ जोड़ दिया जाए तो पूरे राज्य की कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इसी ऑब्जेक्टिव पर बेस है। ये प्रोजेक्ट स्टेट के कैपिटल थिरुवनंतपुरम को नॉर्थ में लोकेटेड कसरागोड के साथ जोड़ेगा। इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस करीब 530 किलोमीटर्स है। प्रेजेंटली केरला की सभी ट्रेन्स की एवरेज स्पीड ओनली 45 किलोमीटर्स पर आवर है, लेकिन ये एक हाई स्पीड रेल होने के कारण इसकी स्पीड 200 किलोमीटर्स पर आवर रहेगी। एक एस्टिमेट के मुताबिक डेली 80,000 राइडर्स इन दो पॉइंट्स के बीच ट्रैवल करेंगे। अगर ट्रैवलिंग ड्यूरेशन की बात करें तो प्रेजेंटली इन दो पॉइंट्स के बीच का ट्रैवलिंग टाइम 12 आवर्स है, जो घट के 4 घंटे से भी कम समय का हो जाएगा, यानी आप 8 घंटे से भी ज़्यादा का समय बचा पाएंगे। ये प्रोजेक्ट 2010 में अनाउंस हुआ था और 2025 इसकी डेडलाइन है। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी फॉर्म की गई थी जिसका नाम है केरेल। ये एक जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और केरला स्टेट गवर्नमेंट के बीच का। पिछले 12 सालों में इस प्रोजेक्ट में क्या प्रोग्रेस हुआ है ये आगे की स्लाइड में हम जानेंगे। सबसे पहले 2009-10 के स्टेट बजट में ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था। एक साल बाद इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी फॉर्म की गई जिसका नाम है केरला हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इवन स्टेट चीफ मिनिस्टर ने लोगों को आश्वासन भी दिया था कि प्रॉपर डिस्कशन के बाद ही इस प्रोजेक्ट पर इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू होगा। बाद में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी का काम सौंपा गया, लेकिन लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में समझाने में स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल रही थी, यानी आगे चल के देरी पे देरी होने वाली थी। 3 साल बाद 2014 में कुछ न्यूज़ रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये कहा गया कि 1.80 लाख करोड़ की एडिशनल कॉस्ट के कारण ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन उसी साल अक्टूबर में चीफ मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया कि ये प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हुआ है। 2017 में एक सर्वे कराया गया जिसमें करीब 13,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें से 86% लोग इस प्रोजेक्ट की फेवर में थे। इसी साल इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को रिप्लेस करके एक नई अथॉरिटी फॉर्म की गई, केरेल। 2019 में एक फ्रेंच कंसल्टेंसी फर्म ने ये बताया कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से इकोनॉमिकली फिजिबल है। एजेंसी ने सजेस्ट किया कि इस प्रोजेक्ट में अगर कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ दिया जाए तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को धीरे धीरे रिकवर किया जा सकता है। इसी साल इस प्रोजेक्ट को सिल्वर लाइन नाम दिया गया। 2020 यानी प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट के 10 साल बाद इस प्रोजेक्ट में एक मेजर प्रोग्रेस तब हुआ जब लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले एक सर्वे कराया गया जिसके मुताबिक रेल कॉरिडोर के लिए 1380 हेक्टर्स लैंड की रिक्वायरमेंट थी। इसमें से 1200 हेक्टर्स लैंड को प्राइवेट लैंड के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। इतनी बड़ी संख्या में प्राइवेट लैंड को एक्वायर करने का मतलब है कि करीब 9,000 बिल्डिंग्स को डिमोलिश करना और कम से कम 10,000 फैमिलीज़ को रीलोकेट करना। ये सिर्फ बैड पार्ट है। वर्स्ट पार्ट ये है कि इस प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान का काम पूरा हो जाने के बाद रीलोकेशन की संख्या डबल भी हो सकती है। ये उन सभी लोगों के बीच एक डीप साइकोलॉजिकल स्ट्रोक का कारण बन सकता है जो इस प्रोजेक्ट के कारण रीलोकेट हो गए या जो बिना रीलोकेट हुए इस प्रोजेक्ट से डीपली अफेक्टेड रहेंगे। हाल ही का एक उदाहरण वल्लारपदम इंटरनेशनल टर्मिनल के निर्माण का है, जिसमें मुलमपिल्ली से निकाली गई कई फैमिलीज पिछले 13 साल के बाद भी कंपेंसेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के फुल कंसेंट के बिना लैंड एक्विजिशन में जल्दबाजी का कारण ये है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन फंडिंग मिल सकती है, जिसके लिए लैंड का एक सफिशिएंट अमाउंट एक्वायर करना जरूरी है। विरोध के बावजूद सरकार ने केरल के 10 डिस्ट्रिक्ट में लैंड एक्विजिशन सेल्स सेटअप कर दिए हैं जिनसे होकर रेल रूट पास होने वाला है।
आगे चल के इस बात पर सहमति बनी कि रेल मंत्रालय कॉरिडोर के लिए साथ में आने वाली 200 एकड़ अनयूज्ड लैंड को देगा। मई 2021 में केंद्र सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने लैंड एक्विजिशन के लिए 3000 करोड़ रुपए की लोन को मंजूरी भी दी थी। लेकिन अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए 33,700 करोड़ के फॉरेन फंडिंग को सपोर्ट करने से मना कर दिया। जब भी कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन किसी प्रोजेक्ट को लोन देती है तो उसे उस देश की केंद्र सरकार से गारंटी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी प्रोजेक्ट लोन चुकाने में अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल रहती है तो वो गारंटेटर यानी इस मामले में केंद्र सरकार से लोन की रकम वसूल कर सकती है। जवाब में केरल सरकार ने नवंबर में कहा कि वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को अपने दम पर लेगी। केंद्र सरकार ने फॉरेन फंडिंग का समर्थन करने के लिए इनकार इसलिए किया क्योंकि उनका मानना है कि केरल जैसे छोटे राज्य में इतनी बड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ का सामना करने की क्षमता नहीं है। आर्ग्यूमेंट वैलिड भी है क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90% लोन के थ्रू रेज किया जाएगा। केरल सरकार भी केंद्र से 2150 करोड़ रुपए की हेल्प की उम्मीद कर रही थी, जो अभी भी पेंडिंग है। इन शॉर्ट, केंद्र सरकार ने अभी तक इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी है क्योंकि वो अभी भी इस प्रोजेक्ट की टेक्निकल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को चेक कर रहा है, यानी प्रेजेंट स्टेटस अंडर एग्जामिनेशन। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्रोटेस्ट के कुछ रीजंस के बारे में। सबसे पहला रीज़न है एनवायरमेंट रिलेटेड कंसर्न्स। कई एनवायरमेंटलिस्ट इस प्रोजेक्ट का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस प्रोजेक्ट के कारण स्टेट की रिवर्स, पैडी फील्ड्स और वेटलैंड्स को काफ़ी नुकसान होगा, जिसके कारण फ्यूचर में फ्लड्स और लैंडस्लाइड जैसी समस्या भी बढ़ सकती है। इससे पहले 2020 में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस प्रोजेक्ट पर रैपिड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का काम पूरा किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किसी भी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स और कोई भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया से पास नहीं हो रहा है। लेकिन प्रोटेस्टर्स का तर्क ये है कि इस तरह के असेसमेंट के लिए ये रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ऑथराइज एजेंसी नहीं है। उनका मानना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कराना जरूरी है, जो एक साल की सभी सीजन्स को असेस करे, ना कि सिर्फ एक साल की सिर्फ एक सीजन को। नेक्स्ट कंसर्न है कोस्ट के रिलेटेड। केरल के इको एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट ने सरकार से इस प्रोजेक्ट को छोड़ने और परमानेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की अपील की है। उनका मानना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी इंटरनेशनल फंडिंग मिल रहा है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। उनका तर्क ये है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के जैसा ही एक नया ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट कम कॉस्ट में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगला रीज़न है अनप्लान कंस्ट्रक्शन। ई श्रीधरन, जिन्हें भारत में मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो की जैसी ट्रेनों का निर्माण करके भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चेहरा ही बदल दिया था। उनका मानना था कि कॉरिडोर का 80% या तो ऊंचा है या अंडरग्राउंड है, जिससे ये पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि कॉरिडोर बनने के बाद केरल के एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट 2013 के थे, जब ज़्यादा विरोध नहीं हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया और रेल रोड का विस्तार होता गया, उन्होंने अपना रुख बदल दिया और प्रोजेक्ट को फ्लो बता दिया। अपने पहले के विचारों को बदलते हुए अक्टूबर 2021 में उन्होंने कहा कि तिरूर से कसरागोड तक रेल लाइन एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन के पैरेलल चलती है, जो जस्टिफाई नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर में इस सेक्शन के एक्सपांशन में इंटरफियर करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सिल्वर लाइन स्टैंडर्ड गेज रेल ट्रैक का उपयोग करती है, जबकि भारतीय रेलवे ब्रॉड गेज का उपयोग करती है। इसका मतलब है कि सिल्वर लाइन अन्य रेल के साथ इंटीग्रेट नहीं की जा सकती और ना ही इंटरस्टेट ट्रैवल पॉसिबल होगा। वो इस फैक्ट से भी ज़्यादा एम्बेरस थे कि सिल्वर लाइन को छोड़कर दुनिया में कहीं भी हाई स्पीड या सेमी हाई स्पीड लाइन की योजना ग्राउंड लेवल पर नहीं है। इसका कारण ये है कि ग्राउंड लेवल पर रेलवे एम्बांकमेंट्स रिवर के नेचुरल कोर्स को बदल सकते हैं और नेचुरल ड्रेनेज को रोक सकते हैं, जिससे हैवी फ्लडिंग की समस्या हो सकती है। कॉरिडोर में पीपल और एनिमल्स के ट्रेस पासिंग को रोकने के लिए कंक्रीट की वॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन दोनों तरफ सॉलिड वॉल्स बनाने का मतलब है कि डेफिनेट एनवायरमेंटल डिजास्टर को इनवाइट करना। श्रीधरन के आर्ग्यूमेंट्स के काउंटर में के रेल के चीफ इंजीनियर ने ये तर्क दिया कि लगभग 112 किलोमीटर रेलवे लाइन ब्रिजेस और टनल से होकर चलती है, यानी सिर्फ कुछ सेक्शन ही ग्राउंड लेवल पर नहीं है। उन्होंने सेकंड आर्गुमेंट ये दिया
कि दुनिया भर में हाई स्पीड रेल लाइनों का लगभग 90% ग्राउंड लेवल पर बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 100 वर्षों में मौजूदा रेलवे एम्बांक्समेंट्स के कारण केरल में आज तक कोई बाढ़ नहीं आई है। नेक्स्ट रीज़न है ट्रांसपेरेंसी का अभाव। प्रदर्शनकारियों का ये भी मानना है कि इस प्रोजेक्ट के संबंध में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स पब्लिक डोमेन से छुपाई गई है। और ये बात भी सच है कि भारी विरोध और ट्रांसपेरेंसी की मांग के बाद ही सिल्वर लाइन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जनवरी 2022 को सामने आई थी। अब चलिए बात करते हैं कि क्यों केरला गवर्नमेंट इतने विरोध के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अड़ा हुआ है। राज्य सरकार के अनुसार केरल में एग्जिस्टिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर की मांगों को पूरा नहीं कर सकता है। अधिकांश ट्रेनें एग्जिस्टिंग सेक्शंस पर लॉट्स ऑफ ट्विस्ट और टर्न्स के कारण 45 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है। सरकार का दावा है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग सेक्शन से ट्रैफिक का एक महत्वपूर्ण लोड उठा सकती है और हाई स्पीड कनेक्टिविटी दे सकती है, जिससे रोड पर भीड़भाड़ कम होगी और एक्सीडेंट्स कम करने में भी मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि ये प्रोजेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन को भी कम करेगा। साथ में और भी कुछ मिसलेनियस आर्ग्यूमेंट्स है, जैसे कि रोरो सर्विसेज के एक्सपांशन में मदद मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी, एयरपोर्ट्स और आईटी कॉरिडोर को इंटीग्रेट करने में आसानी रहेगी और शहरों के तेज़ी से विकास को और ज़्यादा बढ़ाएगा। डेमोक्रेसी में सरकार को केवल नैरो एस्पेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने की जगह पब्लिक ओपिनियन, जो भविष्य में जनता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको ध्यान में रख के काम करना चाहिए। राज्य सरकार के इसी तरह के स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जो प्रोटेस्टर्स के वैलिड कंसर्न्स को दूर करे। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक विशेषताओं के अनुकूल है या नहीं, ये एक चर्चा का विषय है, लेकिन ये बात निश्चित है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को वाइडर डिबेट और बेटर ट्रांसपेरेंसी की ज़्यादा ज़रूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही।